प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट फर्स्ट के प्रथम प्रश्न पत्र समाजशास्त्र का परिचय के अंतर्गत हम लोग आपके पाठ्यक्रम के अनुसार द्वितीय खंड में संस्कृति की अवधारणा के बारे में बात कर रहे थे। और इस संस्कृति की अवधारणा के अध्याय का जब आरंभ किया था, अध्याय के आरंभ में हमने आपके सामने एक प्रश्न रखा था कि मनुष्य और पशु में भिन्नता का आधार क्या है, यानी कि मनुष्य और पशु में क्या अंतर है। इसके जवाब में आपको यह बताने का प्रयत्न किया था कि मनुष्य और पशु में भिन्नता का आधार संस्कृति है। मनुष्य के पास संस्कृति है और पशु के पास संस्कृति नहीं है। मनुष्य और पशु की जन्म की जो प्रक्रिया है वो लगभग समान है, क्योंकि जन्म के समय जिस प्रकार से पशु एक हाड़ मांस का लोथड़ा होता है, वो ना तो समाज के प्रति सकारात्मक होता है, ना ही समाज के प्रति नकारात्मक होता है, बल्कि समाज के प्रति उदासीन होता है। ठीक उसी प्रकार से मनुष्य भी जन्म के समय एक हाड़ मांस का लोथड़ा होता है। लेकिन मनुष्य के पास संस्कृति है और पशु के पास संस्कृति नहीं है, या यूं कहें कि मनुष्य ने संस्कृति का इजाद कर लिया, मनुष्य ने संस्कृति का निर्माण कर लिया और पशु संस्कृति का निर्माण नहीं कर पाए। उसका जो सबसे बड़ा कारण है वो यूं कहें कि मनुष्य और पशु में जो सबसे बड़ा भिन्नता है, मनुष्य कुछ शारीरिक विशेषताएं लेकर पैदा होता है, जो शारीरिक विशेषताएं लेकर पशु पैदा नहीं होता है। मनुष्य जिन शारीरिक विशेषताओं को लेकर पैदा होता है, उन शारीरिक विशेषताओं के परिणाम स्वरूप मनुष्य ने संस्कृति का निर्माण कर लिया और पशु संस्कृति का निर्माण नहीं कर पाया। वे विशेषताएं जो मनुष्य के पास होती हैं और पशु के पास नहीं होती हैं, उनका जिक्र किया था। उसके अंतर्गत आपको यह बताने का प्रयास किया था कि जो भिन्नता है वो यह है कि मनुष्य के पास विकसित मस्तिष्क होता है। इसका मतलब यह नहीं है कि पशुओं के पास मस्तिष्क नहीं होता है। निश्चित रूप से पशुओं के पास भी मस्तिष्क होता है, लेकिन पशुओं का मस्तिष्क कम विकसित या अल्प विकसित होता है, जबकि मनुष्य का मस्तिष्क अधिक विकसित होता है तुलनात्मक दृष्टिकोण से। मनुष्य के पास विकसित मस्तिष्क होता है, मनुष्य में सीधे खड़े रहने की क्षमता है। दूसरी विशेषता है कि मनुष्य में सीधे खड़े रहने की क्षमता है, और मनुष्य के हाथों की बनावट इस प्रकार की होती है कि वो औजारों को पकड़ने में, उपकरणों का इस्तेमाल करने में वो सक्षम होता है। तो ये तीन विशेषताएं, विकसित मस्तिष्क, सीधे खड़े रहने की क्षमता और हाथों की बनावट इस प्रकार की, वो उनको स्वतंत्र घुमा सकता है, उपकरणों का प्रयोग कर सकता है, औजारों को पकड़ सकता है। इन तीन विशेषताओं के परिणाम स्वरूप मनुष्य में एक नई विशेषता देखने को मिलती है, जिसको कहते हैं कि सृजनशीलता या क्रिएटिविटी। इन तीन विशेषताओं के परिणाम स्वरूप मनुष्य में सृजनशीलता का गुण विकसित हो जाता है, सृजनात्मकता का गुण विकसित हो जाता है, या जो कहो कि क्रिएटिविटी का गुण मनुष्य में देखने को मिलता है। इन तीन विशेषताओं के परिणाम स्वरूप उनमें सृजनशीलता या क्रिएटिविटी का गुण विकसित होता है। उसी सृजनशीलता या क्रिएटिविटी के परिणाम स्वरूप मनुष्य ने संस्कृति का निर्माण कर लिया और पशु संस्कृति का निर्माण नहीं कर पाए। ऐसा हमने आपको पिछली कक्षा में बताने का प्रयास किया था। और यह भी बताया था कि मनुष्य एक तरफ जहां संस्कृति का निर्माता है, धारक है, संवर्धक है, वहीं दूसरी तरफ मनुष्य स्वयं संस्कृति की उपज है, क्योंकि मनुष्य ने इन तीन विशेषताओं के परिणाम स्वरूप जो सृजनशीलता का गुण पाया जाता है, उसके परिणाम स्वरूप मनुष्य ने संस्कृति का निर्माण कर लिया और पशु संस्कृति का निर्माण नहीं कर पाए। इसके बाद हम ये बात कर रहे थे कि मनुष्य संस्कृति का निर्माता है, संवर्धक है, संस्कृति का धारक है। दूसरी तरफ मनुष्य स्वयं संस्कृति की उपज है, और संस्कृति के अंतर्गत जो मनुष्य का सबसे बड़ा सांस्कृतिक आविष्कार है, उसका उल्लेख हमने कक्षा में किया था
वो है भाषा। भाषा मनुष्य का सबसे बड़ा सांस्कृतिक आविष्कार है, जिसके कारण मनुष्य अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकता है, अपने विचारों को इस भाषा के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकता है। ये बातें हमने पिछली क्लास में आपके साथ करने की कोशिश की। इसके पश्चात हम लोग संस्कृति की परिभाषा के बारे में बात कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने हर्स्कोविट्ज की परिभाषा की बात की, लिंटन की परिभाषा की बात की, टॉयलर की परिभाषा की बात की, मेलिनोव्स्की की परिभाषा की बात की। टॉयलर ने अपनी कृति प्रिमिटिव सोसाइटी में संस्कृति को इस प्रकार से परिभाषित किया है। टॉयलर का कहना है कि संस्कृति वह जटिल समग्रता है जिसमें हमारे ज्ञान, विश्वास, विचार, परंपराएं, रीति रिवाज, आचार, ऐसे ही आदतों का समावेश होता है जिनको व्यक्ति समाज का सदस्य होने के नाते ग्रहण करता है। टॉयलर ने अपनी कृति प्रिमिटिव सोसाइटी में संस्कृति को परिभाषित किया और कहा कि संस्कृति वह जटिल समग्रता है। जटिल समग्रता से तात्पर्य बहुत सारी चीजों से मिलकर एक जटिल गुच्छा बन जाता है। और किस चीज की समग्रता है, उसने आपको बताया था कि हमारे ज्ञान है, विश्वास है, कला है, आचार है, कानून है, प्रथा है, ऐसी ही अन्य आदतों का समावेश होता है उस जटिल समग्रता में, जिनको व्यक्ति या मनुष्य समाज का सदस्य होने के नाते ग्रहण करता है। इस परिभाषा में एक और बात स्पष्ट होती है, वह बात यह है कि संस्कृति तभी संभव है जब व्यक्ति समाज में रहेगा, तभी वह संस्कृति को निर्मित कर सकेगा, धारण कर सकेगा और उसका संवर्धन कर सकेगा। इसके अतिरिक्त लिंटन की जो परिभाषा दी थी, लिंटन ने अपनी परिभाषा में कहा कि संस्कृति सीखे हुए व्यवहारों की वह व्यवस्था है। संस्कृति सीखे हुए व्यवहारों की वह व्यवस्था, यानी कि सीखे जाने वाला व्यवहार है संस्कृति। संस्कृति सीखे हुए व्यवहारों की वह व्यवस्था है जिसके निर्माणकारी तत्व किसी विशिष्ट समाज के सदस्यों द्वारा संचालित होते हैं। ये लिंटन की परिभाषा थी। और इसके अलावा हर्स्कोविट्ज की हमने जो परिभाषा दी थी, हर्स्कोविट्ज ने अपनी कृति मैन एंड हिज वर्क्स में संस्कृति की सबसे सरल, सबसे सुंदर और संक्षिप्त सी परिभाषा दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पर्यावरण का मानव निर्मित भाग संस्कृति है। यानी कि हम आंख फैलाकर देखें, हमारे चारों तरफ प्रकृति का जो आवरण है, जिसको हम लोग पर्यावरण कहते हैं, उस पर्यावरण में मनुष्य के द्वारा जो निर्मित भाग है, उसको हर्स्कोविट्ज ने संस्कृति कहा है। हम आंखें फैलाकर देखें, प्राकृतिक आवरण जो है वो है ही, लेकिन उस प्राकृतिक आवरण में, पर्यावरण में जो हिस्सा मनुष्य के द्वारा निर्मित किया गया है, उसको हर्स्कोविट्ज ने संस्कृति कहा है। जैसे हम देखें कि ये मकान है, ये फर्नीचर है, ये भवन है, ये बस है, ये ट्रक है, ये यातायात के साधन है, रेल है, ट्रेन है, वायुयान है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, मोबाइल है, जो भी हमको दिखाई दे रहा है, हम आंखें फैलाकर देखें, जो हिस्सा मनुष्य ने निर्मित किया है, वो सारा का सारा संस्कृति का भाग है। दूसरी तरफ हमारे कानून, विचार, रीति रिवाज, हमारी प्रथाएं, हमारे विश्वास, हमारे आचार, हमारी परिपाटी, हमारी प्रथाएं, हमारी परंपराएं, उन सब का निर्माण भी मनुष्य के द्वारा किया गया है। और इन सब का निर्माण मनुष्य ने अपनी सुविधा के लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया है। तो जो भी पर्यावरण में हिस्सा है, वो चाहे दृश्यनीय है, चाहे अदृश्यनीय है, जो भी हिस्सा मनुष्य के द्वारा निर्मित किया गया है, हर्स्कोविट्ज के अनुसार वह संस्कृति है या वह संस्कृति का हिस्सा है। ये सारी बातें हमने पिछली क्लास में आपके साथ करने की कोशिश की और हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि हमने टॉयलर की परिभाषा और हर्स्कोविट्ज की परिभाषा में भेद करने का प्रयास किया था, दोनों की तुलना करने की कोशिश की थी। तो यह निष्कर्ष निकल कर आया था कि जो टायलर की जो परिभाषा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि संस्कृति वह जटिल समग्रता है जिसमें हमारे ज्ञान, विश्वास, रीति रिवाज, परंपराएं, ऐसे ही आदतों और क्षमताओं का समावेश होता है जिनको व्यक्ति समाज का सदस्य होने के नाते ग्रहण करता है। तो जो टायलर की परिभाषा है, वे टायलर अपनी परिभाषा में कहते हैं हमारे ज्ञान, विश्वास, रीति रिवाज, परंपराएं, आचार, विचार, अभिव्यक्तियां, ये सब ऐसे हैं जिनका मूर्त रूप नहीं है, जो दृश्यनीय नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से मनुष्य के द्वारा निर्मित है। तो जो टायलर की परिभाषा है वो अमूर्त संस्कृति की परिभाषा है, वो अभौतिक संस्कृति की परिभाषा है। जबकि हर्स्कोविट्ज ने जो परिभाषा दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, तो पर्यावरण में जो भी हिस्सा मनुष्य के द्वारा निर्मित किया गया है, वो चाहे दृश्यनीय है, चाहे अदृश्यनीय है, चाहे भौतिक है, चाहे अभौतिक है, वो सभी संस्कृति है, संस्कृति का हिस्सा है। तो तुलनात्मक रूप से टायलर की परिभाषा सिर्फ अभौतिक संस्कृति की परिभाषा को परिभाषित करती है,
जबकि हर्शकोविट्ज की परिभाषा भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति दोनों संस्कृति को परिभाषित करती है। यहाँ एक और बात उभर कर आती है कि संस्कृति के दो प्रकार हो गए, एक तो भौतिक संस्कृति होगी और एक अभौतिक संस्कृति होगी। भौतिक संस्कृति वह है जिसको देखा जा सकता है, जिसको छुआ जा सकता है, जो दृश्य नहीं है, जिसका एक मूर्त रूप है, जिसका एक स्थूल स्वरूप है, जिसका माप संभव है, दैट इज मटेरियल कल्चर, वो भौतिक संस्कृति है। जबकि अभौतिक संस्कृति जो दिखाई नहीं देती है, जिसका कोई मूर्त रूप नहीं है, जो अमूर्त है, जिसका कोई स्थूल स्वरूप नहीं है, ठीक है, जैसे हम कहें कि हमारे ज्ञान, विश्वास, रीति रिवाज, परंपराएं, ये सारी की सारी अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत आती हैं। तो टायलर की परिभाषा सिर्फ अभौतिक संस्कृति को परिभाषित करती है, जबकि हर्शकोविट्ज की परिभाषा में भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति दोनों ही संस्कृतियां समावेशित हैं। तो इस प्रकार से हर्शकोविट्ज की परिभाषा तुलनात्मक रूप से संस्कृति की संपूर्ण परिभाषा कही जा सकती है। ये सारी की सारी बातें हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। आज हम लोग संस्कृति की विशेषताओं के बारे में बात करेंगे कि संस्कृति की क्या क्या महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, और ये विशेषताएं हम इन परिभाषाओं से ही निकाल कर लाए हैं। इन्हीं परिभाषाओं में संस्कृति की ये विशेषताएं सम्मिलित हैं। तो संस्कृति की विशेषताओं की जहां तक बात है, संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता है वह है कि संस्कृति मानव निर्मित है। जैसा कि हमने आपको बताया, संस्कृति मनुष्य के द्वारा निर्मित है। मनुष्य संस्कृति का निर्माता है, धारक है और संवर्धक है। संस्कृति मानव निर्मित है। यानी कि संस्कृति का निर्माण मनुष्य के द्वारा किया गया है। और क्यों किया गया है, इसके जवाब में हमने कहा कि मनुष्य कुछ ऐसी शारीरिक और मानसिक विशेषताएं लेकर पैदा होता है जिसके कारण मनुष्य में सृजनशीलता का या सृजनात्मकता का या क्रिएटिविटी का गुण आ जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप मनुष्य ने संस्कृति का निर्माण कर लिया। एक तरफ जहां मनुष्य संस्कृति का निर्माता है, धारक है, संवर्धक है, वहीं दूसरी तरफ मनुष्य स्वयं संस्कृति की उपज है। तो संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कि संस्कृति मानव निर्मित है, जिसका उल्लेख मैंने पहले भी बताया था कि पशु संस्कृति का निर्माण नहीं कर पाए, जबकि मनुष्य ने संस्कृति का निर्माण कर लिया। क्यों कर लिया, उसके अंतर्गत हमने आपको बताया था कि मनुष्य की कुछ शारीरिक और मानसिक विशेषताओं के परिणाम स्वरूप मनुष्य में सृजनशीलता का गुण आता है, जिसके परिणाम स्वरूप मनुष्य ने संस्कृति का निर्माण कर लिया है। तो इस प्रकार से मनुष्य और संस्कृति में जो भेद का, मनुष्य और पशु में भेद का जो सबसे बड़ा आधार है, जो कारक है, वह है संस्कृति। मनुष्य के पास संस्कृति है और पशु के पास संस्कृति नहीं है। दूसरी संस्कृति की जो विशेषता है, जो कि बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता है, वो है कि संस्कृति में सहभागिता देखने को मिलती है। मनुष्य में संस्कृति में सहभागिता होती है। और इसका मतलब यह है कि किसी एक व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाला विशेष प्रकार का व्यवहार संस्कृति नहीं है। संस्कृति कहे जाने के लिए जरूरी है कि उस प्रकार के व्यवहार को समाज के अनेक लोग माने। जैसे कोई भी व्यक्ति अपना कोई विशेष तरीका इजाद करता है, तो वह उस व्यक्ति की व्यक्तिगत आदत हो सकती है, संस्कृति का हिस्सा नहीं हो सकता। वो संस्कृति या संस्कृति का हिस्सा कब हो सकता है, जब उसमें अनेक लोगों की सहभागिता हो, उस प्रकार का व्यवहार अनेक लोग करें, समाज के अधिकांश लोग उस प्रकार के व्यवहार को अपना ले, तो वो फिर वह किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत आदत ना होकर संस्कृति का एक हिस्सा हो जाता है। तो संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि संस्कृति में सहभागिता होती है। उस व्यवहार को जो कि अनेक लोगों के द्वारा माना जाता है, वो संस्कृति का हिस्सा है। संस्कृति में अनेक लोगों की सहभागिता होना अनिवार्य है। नेक्स्ट, संस्कृति सीखे जाने वाला व्यवहार है। संस्कृति सीखे जाने वाला व्यवहार है। इसका मतलब यह है कि मनुष्य, जब हम लोग टायलर की परिभाषा देख रहे थे, तब आपको बताया था कि ऐसी ही आदतों का समावेश होता है जिनको व्यक्ति समाज का सदस्य होने के नाते ग्रहण करता है। यानी कि संस्कृति तभी संभव है जब व्यक्ति समाज में रहेगा। ठीक है, तो सीखे जाने वाला व्यवहार है। यानी कि संस्कृति, कोई भी व्यक्ति जन्मजात संस्कृति को लेकर नहीं आता है, समाज में रहकर ही संस्कृति को सीखा जाता है। और समाज का व्यक्ति जब समाज का सदस्य होता है, तो समाज में जो विभिन्न प्रकार की संस्थाएं हैं, परिवार है, जाति है, धर्म है, गोत्र है, पड़ोस है, नातेदारी, इसी प्रकार की जो द्वितीयक संस्थाएं हैं, उन प्राथमिक और द्वितीयक संस्थाएं के माध्यम से व्यक्ति समाजीकरण की प्रक्रिया में हिस्सा लेता है।
साथ ही व्यक्ति किसी परिवार का सदस्य हो जाता है, किसी जाति का, किसी धर्म का, किसी गोत्र का, किसी का पड़ोसी, किसी का नातेदार हो जाता है। तो ये जो विभिन्न प्रकार की संस्थाएं हैं, वो चाहे प्राथमिक संस्थाएं हैं, चाहे द्वितीयक संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं के माध्यम से व्यक्ति, मनुष्य सामाजिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से संस्कृति को ग्रहण करता है, संस्कृति को आत्मसात करता है, संस्कृति को सीखता है। यानी कि ये जो संस्थाएं हैं वो व्यक्ति को संस्कृति धारण करने में, उसको समाज का क्रियाशील सदस्य बनने में अपनी भागीदारी निभाती हैं। ये मनुष्य के समाजीकरण की बड़ी महत्वपूर्ण कड़ियां हैं, जिनका उल्लेख अभी हमने किया कि ये जो संस्थाएं हैं, प्राथमिक संस्थाएं, चाहे द्वितीयक संस्थाएं, इनके माध्यम से व्यक्ति समाजीकरण की प्रक्रिया में हिस्सा लेता है और संस्कृति को सीखता है और समाज का क्रियाशील सदस्य बनता है, समाज के सफल संचालन में अपना योगदान देता है। जैसे हम कहें कि जो प्राकृतिक व्यवहार है, सीखे हुए व्यवहार है, ये ऐसे हैं जो व्यक्ति समाज में रहकर इनको ग्रहण करता है, जो कि संस्कृति का हिस्सा है। तो संस्कृति सीखे जाने वाला व्यवहार है और ये कब संभव है? जब व्यक्ति समाज का सदस्य होगा। अगली जो इसकी विशेषता है वो है कि संस्कृति परिवर्तनशील होती है। संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण गुण है कि संस्कृति में परिवर्तनशीलता देखने को मिलती है। संस्कृति जड़ नहीं होती है, संस्कृति स्थिर नहीं है। संस्कृति अपने आप को समय के साथ, स्थान के साथ, संस्कृति समय और स्थान सापेक्ष होती है। प्रत्येक समाज की अपनी अलग अलग संस्कृति होती है, जो कि समय के साथ और स्थान के साथ अपने आप को परिवर्तित करती रहती है, जड़ नहीं होती है। ठीक है, इसमें कह सकते हैं कि कोई भी संस्कृति जड़ नहीं है, बल्कि उसमें एक प्रकार की गतिशीलता होती है, डायनेमिक होता है। गत्यात्मकता उसका एक अनिवार्य लक्षण है। जैसे भारत में गुप्त काल के समय में जो संस्कृति थी वह आज नहीं है, यानी कि प्राचीन समय में भारतीय समाज में जो संस्कृति थी वो आज देखने को नहीं मिलती है। कहने का मतलब समय के साथ और स्थान के साथ संस्कृति में अपने आप को परिवर्तित करने का गुण देखने को मिलता है। तो परिवर्तनशीलता संस्कृति का बड़ा महत्वपूर्ण गुण है, बड़ा महत्वपूर्ण विशेषता है। अगली जो विशेषता है कि संस्कृति संगठित और संरचित है। संस्कृति संगठित है, संस्कृति संरचित है। इसका मतलब है कि संस्कृति के जो तत्व हैं वो अलग अलग नहीं है, बिखरे हुए नहीं है, बल्कि संस्कृति की एक व्यवस्था है जिसमें अनेक सांस्कृतिक तत्व होते हैं। सांस्कृतिक तत्व मिलकर सांस्कृतिक प्रतिमान का निर्माण करते हैं, जिससे सांस्कृतिक संकुल बनता है और एक सांस्कृतिक क्षेत्र होता है जहां पर एक विशेष प्रकार की संस्कृति होती है। ठीक है, तो संस्कृति का कोई भी प्रतिमान अलग थलग नहीं होता है, बल्कि एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। जैसा कि हमने जब सामाजिक संरचना की बात करें थे तब भी आपको बताया गया था कि समाज कोई अस्त व्यस्त या बिखरी हुई व्यवस्था नहीं, बल्कि एक सुसज्जित और समायोजित, जिसमें संरचनात्मक प्रकार्यात्मकता का गुण देखने को मिलता है, वही गुण संस्कृति में देखने को मिलता है। संस्कृति के तत्व, सांस्कृतिक संकुल, सांस्कृतिक प्रतिमान, इन सबसे मिलकर संस्कृति का निर्माण होता है। इसके विभिन्न अंग होते हैं। तो संस्कृति संरचित है, संस्कृति संगठित है। अगली जो इसकी विशेषता है वह संस्कृति संचयी तथा हस्तांतरित होती है। कोई भी संस्कृति हो उसमें संचय की प्रवृत्ति होती है और संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ट्रांसफर होती है, हस्तांतरित होती है। संचय से तात्पर्य है कि संस्कृति के तत्व जुड़ते एक संस्कृति का निर्माण होता है। उस संस्कृति को समाज में जो सदस्य आते रहते हैं उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, एक पीढ़ी के द्वारा दूसरी पीढ़ी को वह संस्कृति हस्तांतरित की जाती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि संस्कृति में संचयिता का गुण देखने को मिलता है और संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित हो जाती है। कोई भी आविष्कार होता है, वो आविष्कार हो जाता है तो आने वाली पीढ़ी को वो आविष्कार जो है, जैसे हम कहें कि मोबाइल है, लैपटॉप है, वो वर्तमान संस्कृति को विरासत में मिलता है, पहले वाली पीढ़ी से विरासत में मिलता है। तो यहाँ तक तो आविष्कार हो चुका है। अब जो पीढ़ी आई है जिसको कि संस्कृति के अंतर्गत उसको लैपटॉप और कंप्यूटर विरासत में मिले, वो इस लैपटॉप और मोबाइल से आगे कोई अगला उपकरण का आविष्कार करेगा जो कि एडवांस टेक्नोलॉजी का होगा। तो कुछ उसको संस्कृति विरासत में मिल गई, उसी संस्कृति को आगे बढ़ाता हुआ व्यक्ति जो है उसमें नए नए आविष्कार करता रहता है और संस्कृति को आगे बढ़ाता हुआ चलता है और उसके आगे आने वाली पीढ़ी को वो निर्मित की हुई संस्कृति, आविष्कार की हुई संस्कृति उनको ट्रांसफर कर दी जाती है। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि संस्कृति संचयी होती है और संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित। प्रत्येक संस्कृति, अगला जो इसकी विशेषता है कि प्रत्येक संस्कृति के अपने आचार तत्व या इथोज होते हैं। आचार
या इथोज। प्रत्येक संस्कृति के अपने आचार तत्व या इथोज होते हैं। इसका मतलब यह है कि हम संस्कृति में उसके मानने वाले एक खास विचारधारा, शैली, कार्य संपादन विधि व जीवन पद्धति को मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, भारतीय संस्कृति में प्रत्येक कार्य धार्मिक आधार पर होता है, यानी कि हर संस्कृति में कुछ कारक ऐसे होते हैं जिनकी आवश्यकता से ज्यादा महत्ता होती है, आवश्यकता से ज्यादा उनके जो इंपोर्टेंस उन तत्वों की, उन कारकों की होती है, जिनको हम लोग इथोज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, भारतीय संस्कृति में हम देखें तो जो भी कार्य होगा, प्रत्येक कार्य धार्मिक प्रणाली से संपन्न होता है। चाहे किसी बच्चे का जन्म हो, चाहे उसका विवाह हो, चाहे उसकी मृत्यु हो, चाहे भवन निर्माण हो, नींव का रखना हो, कोई भी शुभ या अशुभ किसी भी प्रकार का कार्य हो, उसमें धर्म एक महत्वपूर्ण कारक होता है, जिसको संपन्न किए बिना कार्य अधूरा माना जाता है। तो भारतीय संस्कृति के संदर्भ में देखें तो भारतीय संस्कृति में जो धर्म है वो भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण आचार तत्व या इथोज है। अगली जो इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है वह है कि संस्कृति मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। संस्कृति मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। इसका मतलब यह है कि पहली बात तो मनुष्य ने संस्कृति का निर्माण ही इसलिए किया है कि वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति समाज के द्वारा बताए गए तौर तरीकों के अनुसार कर सके। भाई, मनुष्य ने जो भी आविष्कार किए हैं वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किए हैं। तो वो चाहे भौतिक संस्कृति के अंग हो, चाहे अभौतिक संस्कृति का हो, वो संस्कृति जो है मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सहयोग करती है। और मनुष्य की अनेक शारीरिक और मानसिक एवं सामाजिक आवश्यकताएं होती हैं। अतः संस्कृति का निर्माण ही मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया है। रेडक्लिफ, ब्राउन एंड मेलिनोव्स्की जैसे प्रकार्यवादियों की मान्यता है कि संस्कृति का कोई भी तत्व बेकार नहीं होता है। संस्कृति के जो एलिमेंट है कोई भी बेकार नहीं है, वह मनुष्य की किसी न किसी आवश्यकताओं की पूर्ति अवश्य करते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि संस्कृति जो है मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक है। ये हम पूर्व में भी बता चुके हैं कि मनुष्य ने संस्कृति का निर्माण ही इसलिए किया है कि वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। तो ये संस्कृति की परिभाषाओं के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं उभर कर आई है, जिसके अंतर्गत हमने कहा कि संस्कृति मानव निर्मित है, मनुष्य के द्वारा बनाई गई है, मनुष्य में सहभागिता होती है, अनेक लोगों के द्वारा मानी जाती है। ठीक है, सीखे जाने वाला व्यवहार है संस्कृति, जो कि समाज में रहकर ही संभव है। संस्कृति में परिवर्तनशीलता का गुण देखने को मिलता है। संस्कृति जड़ नहीं है, समय और स्थान सापेक्ष है, अपने आप को समय के साथ और स्थान के साथ अपने आप को परिवर्तित करती रहती है। संस्कृति संगठित है, संरचित है, और प्रत्येक संस्कृति के अपने आचार तत्व या इथोज होते हैं। तो ये संस्कृति की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं थी जिनके बारे में हमको जानकारी होना जरूरी था। थैंक यू।